इस दफा तो मैं देख रहा था कि डावोस में जो लिस्ट थी उसमें भी आपका नाम था, एंड में आप मुझे जाना था, बाद में फिर मेरा कार्यक्रम इलेक्शन के कारण स्थगित होना पड़ा। लेकिन मेरा ये मानना था कि हमारी टीम, पहली बार यूपी की टीम दुनिया के मंचों पे गई थी और दुनिया ने जैसे उसे हाथों हाथ लिया था, हमारे लिए बहुत जो है उत्साहवर्धक था। कर्नाटक में सबसे ज्यादा इंडिया में एफडीआई आता है। काफी वक्त से महाराष्ट्र एक बहुत बड़ा केंद्र है। गुजरात इंडिया के सबसे इंडस्ट्रियलाइज स्टेट्स में है। आप जब इन स्टेट से तुलना करते हैं, अगर आप सीईओ हैं, अगर आप सीईओ की कुर्सी में बैठे हैं यूपी के, तो कंपेटिटिव एडवांटेज होता है और यूपी के कई सारे कंपेटिटिव डिसएडवांटेजेस भी हैं। बाकी राज्यों की तुलना में अगर कोई निवेशक सोचे कि मैं यूपी क्यों आऊं, तो उसका क्या जवाब है? देखिए, यूपी आपको सुरक्षा की गारंटी दे रहा है। यूपी में एमएसएमई का सबसे बड़ा बेस आपका है। यूपी में आपको देश का सबसे बड़ा सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म निवेश मित्र पोर्टल के रूप में, आपके एमओयू को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए निवेश सारथी के रूप में, आपने निवेश किया है, आपको शासन से मिलने वाले इंसेंटिव को इंसेंटिव मॉनिटरिंग सिस्टम के साथ जोड़ने का प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा रहा है। उत्तर प्रदेश सबसे अच्छा और सबसे सस्ता मैन पावर आपको उपलब्ध करा सकता है और उत्तर प्रदेश की कनेक्टिविटी सबसे अच्छी है। इसको लेकर के उत्तर प्रदेश सबसे अच्छा निवेश का गंतव्य है और हर निवेशक आज इस बात को समझ रहा है। उत्तर प्रदेश में युवा भी बहुत है। हकीकत यह रही है कि यूपी हो या बिहार, अब तक ज्यादातर युवा यूपी बिहार छोड़ के बाकी राज्यों में जाते थे। गुजरात में जाते हैं, महाराष्ट्र में जाते हैं, कर्नाटक में जाते हैं, वहां काम करने के लिए, विदेश जाते हैं। उनको यहां पे रोकने के लिए आप क्या कर रहे हैं? उनकी स्किलिंग के लिए आप क्या कर रहे हैं? आप कैसे इंश्योर कर रहे हैं कि जो यहाँ पे अगर उद्योग लगता है तो लोकल्स को उसका फायदा मिले और उनके पास वो स्किल्स हो ताकि वो वहां पे कंपनी को फायदा पहुंचा पाए? देखिए, इंस्टीट्यूशन को इंडस्ट्री के साथ जोड़ने का एक कार्यक्रम हमारा चल रहा है और ये सफलतापूर्वक आगे बढ़ चुका है। हमने 2 वर्ष पहले सीएम इंटर्नशिप की एक स्कीम निकाली थी। इस स्कीम के अंतर्गत अपने यूथ को, टेक्निकल इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए जितने यूथ थे, उन यूथ को हमने इंडस्ट्री के साथ जोड़ा था और इंडस्ट्री से कहा था कि भाई आप अपने यहां मैन पावर की तर्ज पर इन लोगों को आप लीजिए, आधा मानदेय स्टेट देगी, आधा आप देंगे। तो काफी बड़े पैमाने पे यूथ के पास वहां पर एक नया अनुभव आया था कार्य करने के लिए। इस बार हमने अपने यूजी और पीजी के अपने सभी यूथ के लिए व्यवस्था की है। दूसरा, 2 करोड़ यूथ को जो ग्रेजुएशन की डिग्री ले रहे हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ले रहे हैं, उन्हें हम टैबलेट और स्मार्टफोन देकर के तकनीकी रूप से सक्षम भी बना रहे हैं। ये कार्यक्रम चल रहा है। 20 लाख यूथ को हम वर्तमान में जोड़ चुके हैं, शेष को हम इसको उपलब्ध करा रहे हैं। पीएम स्किल मिशन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश तेजी के साथ इस दिशा में कार्य करने वाला राज्य है। यूपी ने इस दौरान अपने सीडी रेशियो को बहुत बेहतरीन किया है। जो पहले 43-44% था, जो 53-54% जा रहा है और मेरा अनुमान है कि जीआईएस के बाद ये 60% को क्रॉस करेगा। तो यूपी एक उस दिशा में आगे बढ़ा है और ये सभी कार्यक्रम यूपी के यूथ के लिए ही है। मेरे पास कुछ आंकड़े हैं कि पिछले साल कितना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किस स्टेट में आया। कर्नाटक में कुल मिला के हिंदुस्तान में जो एफडीआई आया उसका 37% हिस्सा आया, महाराष्ट्र में 26%, दिल्ली में 14%, तमिलनाडु में 5%, हरियाणा में 4.5%। उत्तर प्रदेश टॉप लिस्ट में नहीं है। आपने क्या टारगेट रखा है और इस वक्त बाकी स्टेट से आगे आप कैसे निकलेंगे? आपके क्या एक्सपेक्टेशन? अभी हमें लगभग 7.25 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं एफडीआई के, जो इस जीआईएस के माध्यम से हम फिर उसे आगे बढ़ाने जा रहे हैं। देश का पहला डिस्प्ले यूनिट यूपी में स्थापित हो चुका है, जिसने अपना प्रोडक्शन भी प्रारंभ कर दिया है। हरदोई में ही बबले स्कॉट का, यूके का जो यहां पे प्लांट लगा है, उसकी पिस्टल यहां पे बनने का कार्य अपने हरदोई के संडीला में प्रारंभ हो चुका है। ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टमेंट यहां यूपी में भी आए हैं। नहीं, पर एक जो क्रिटिसिज्म है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स हब आप एनसीआर रीजन के नजदीक नोएडा में बना रहे हैं, वो ये कि यहाँ पे असेंबली का काम ज्यादा हो रहा है। मैंने अभी रघुराम राजन से इंटरव्यू किया, फॉर्मर आरबीआई के गवर्नर। उन्होंने कहा कि वैल्यू एड कंपोनेंट क्या है,
यहाँ पे हम वैल्यू कितना ऐड कर रहे हैं, ये क्योंकि इंडिया एक बड़ा मार्केट है, यूपी एक बड़ा मार्केट है, तो यहाँ पे आके तो महज असेंबली हो रही है। वैल्यू चेन में आप ऊपर बढ़ें, उसके लिए आपका क्या प्लान है, ताकि केवल असेंबली ना हो, भारत के बाजार का कोई फायदा उठाए वो नहीं, यहां पे मैन्युफैक्चर करके विदेश में निर्यात हो, उसके लिए। देखिए, यूपी के अंदर आज के दिन पे देश के अंदर के जितने भी मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग हो रहे हैं, उसमें से 45% यूपी के अंदर हो रहे हैं, और ये संख्या आगे बढ़ने वाली है। ये बड़ी बात है। एक दूसरा, एक बड़े पैमाने पर वो यहां से एक्सपोर्ट होते हैं। वो अखिलेश कहते मैं करके गया, योगी जी क्रेडिट ले रहे हैं। देखिए, यही तो सच्चाई है कि वह सच को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। सच्चाई ये भी है कि समाजवादी पार्टी की सरकार अगर रहती तो सैमसंग यहां से बाइंड अप करके चला गया होता है। वो क्यों? क्योंकि उनके मिनिस्टर उनके पीछे पड़ गए थे। और जब मार्च 2017 में हमारी सरकार आई, तो मैंने तत्कालीन अपने औद्योगिक विकास के मंत्री को बुलाया। मैंने कहा भी ये सैमसंग का मामला क्या है। वो छोड़ना चाह रहे थे उस टाइम पे। सैमसंग उस समय लगभग बाइंड अप करने का अपना निर्णय ले चुका था। टीसीएस अपने आप को बाइंड अप करने का निर्णय ले चुका था, टाटा कंसल्टेंसी। तो फिर मैंने दोनों को बुलवाया, और बुलवा करके मैंने दोनों की साथ बैठक स्वयं की। फिर औद्योगिक विकास के मिनिस्टर को मैंने लगाया। मैंने कहा भी देखो, ये आपकी जिम्मेदारी है। टीसीएस के साथ, टाटा सन्स के चेयरमैन के साथ तो मैंने स्वयं बैठक की थी, चंद्रशेखरन जी के साथ। हाँ, मैंने स्वयं बैठक की थी, और मैंने बैठक करके उनको कहा, मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने स्टेट पे विश्वास किया। टीसीएस मौजूद है यूपी में, और इसके बाद उन्होंने नोएडा में और अच्छा निवेश किया। लेकिन सैमसंग से जुड़ी हुई समस्या के लिए मैंने 1 सप्ताह का समय औद्योगिक विकास विभाग के अपने मंत्री को दिया। भाई 1 सप्ताह के अंदर इनसे जो भी इनके मामले, इसका समाधान आप करेंगे, और अगले 15 दिन के अंदर फिर इनके शिलान्यास के कार्यक्रम को भी आप संपन्न करेंगे। और उसके बाद तब उनका प्लांट उत्तर प्रदेश के अंदर लग पाया था।